Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 20 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 20 में हैं और आज हम क्लासिफिकेशन, लेटर एंड वर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। इस टॉपिक में हम लेटर और वर्ड्स को क्लासिफाई करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता है, ये टॉपिक वर्बल रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसमें आपको लेटर्स और वर्ड्स को सही कैटेगरी में रखना होता है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेटर एंड वर्ड क्लासिफिकेशन के बेसिक्स से। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमें पहले वॉवल कॉन्सोनेंट ग्रुप्स के बारे में समझना होगा। वॉवल वो होते हैं जो कि ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं और कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो कि बाकी सब लेटर्स होते हैं। इसके अलावा हमें सिमेंटिक कैटेगरीज के बारे में भी समझना होगा, जिसमें हम वर्ड्स को उनकी मीनिंग्स के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि एनिमल्स, कंट्रीज, फ्रूट्स एक्सेट्रा। और फिर हमें पोजीशन बेस्ड ग्रुप्स के बारे में भी समझना होगा, जिसमें हम लेटर्स या वर्ड्स को उनकी पोजीशन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर एक्सेट्रा। तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें समझने के लिए हमें एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें वावल्स और कॉन्सोनेंट्स को क्लासिफाई करना होता है। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या क्या टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं। हम वावल कॉन्सोनेंट ग्रुप्स, सिमेंटिक कैटेगरीज और पोजीशन बेस्ड ग्रुप्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो अब समझते हैं ये सभी कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स हमें वर्बल रीजनिंग में बहुत ही मदद करते हैं और इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम कैटेगरी को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस कैटेगरी के हिसाब से लेटर्स या वर्ड्स को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि अगर हमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को क्लासिफाई करना होता है तो हम कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें हम पहले कैटेगरी को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस कैटेगरी के हिसाब से लेटर्स या वर्ड्स को क्लासिफाई करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स कैटेगरी को सही से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम कैटेगरी को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस कैटेगरी के हिसाब से लेटर्स या वर्ड्स को क्लासिफाई करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स कैटेगरी को सही से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम कैटेगरी को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस कैटेगरी के हिसाब से लेटर्स या वर्ड्स को क्लासिफाई करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स कैटेगरी को सही से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम कैटेगरी को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस कैटेगरी के हिसाब से लेटर्स या वर्ड्स को क्लासिफाई करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स कैटेगरी को सही से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम कैटेगरी को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस कैटेगरी के हिसाब से लेटर्स या वर्ड्स को क्लासिफाई करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स कैटेगरी को सही से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिए। इसमें हम वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि अगर हमें एनिमल्स, कंट्रीज, फ्रूट्स एक्सेट्रा को क्लासिफाई करना होता है तो हम सिमेंटिक कैटेगराइजेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें हम पहले वर्ड के मीनिंग को समझते हैं और फिर उस मीनिंग के हिसाब से वर्ड को क्लासिफाई करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स वर्ड के मीनिंग को सही से नहीं समझते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम लेटर्स या वर्ड्स को उनकी पोजीशन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि अगर हमें फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर एक्सेट्रा को क्लासिफाई करना होता है तो हम पोजीशन बेस्ड क्लासिफिकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे।
इसमें हम पहले पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस पोजीशन के हिसाब से लेटर्स या वर्ड्स को क्लासिफाई करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स पोजीशन को सही से नहीं आइडेंटिफाई करते हैं। तो ध्यान रखिए, क्लासिफाई द लेटर्स इनटू वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ए, ई, आई, ओ, यू, बी, सी, डी, एफ, जी। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें लेटर्स को वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में क्लासिफाई करना होता है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि हमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को क्लासिफाई करना होता है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हम कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को क्लासिफाई करना होता है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू और कॉन्सोनेंट्स बी, सी, डी, एफ, जी मिलते हैं। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें सही से क्लासिफाई किया है, तो हमें पता है कि हमें सही आंसर मिल गया है। वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, कॉन्सोनेंट्स बी, सी, डी, एफ, जी। ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला यूज किया है और हमने सही से क्लासिफाई किया है। क्लासिफाई द वर्ड्स इनटू एनिमल्स, कंट्रीज एंड फ्रूट्स। डॉग, कैट, इंडिया, यूएसए, एप्पल, बनाना। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें वर्ड्स को एनिमल्स, कंट्रीज और फ्रूट्स में क्लासिफाई करना होता है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि हमें एनिमल्स, कंट्रीज और फ्रूट्स को क्लासिफाई करना होता है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम सिमेंटिक कैटेगराइजेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हम वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के हिसाब से क्लासिफाई करना चाहते हैं। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें एनिमल्स, कंट्रीज और फ्रूट्स को क्लासिफाई करना होता है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें एनिमल्स एनिमल्स, डॉग, कैट, कंट्रीज इंडिया, यूएसए और फ्रूट्स एप्पल, बनाना मिलते हैं। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमने सही से क्लासिफाई किया है, तो हमें पता है कि हमें सही आंसर मिल गया है। वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, कॉन्सोनेंट्स बी, सी, डी, एफ, जी। ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला यूज किया है और हमने सही से क्लासिफाई किया है। हमें सही से क्लासिफाई किया है, तो हमें पता है कि हमें सही आंसर मिल गया है। एनिमल्स, डॉग, कैट, कंट्रीज, इंडिया, यूएसए, फ्रूट्स, एप्पल, बनाना। ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने सिमेंटिक कैटेगराइजेशन फॉर्मूला यूज किया है और हमने सही से क्लासिफाई किया है। क्लासिफाई द लेटर्स इनटू फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, ए, बी, सी, डी, ई। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें लेटर्स को फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर में क्लासिफाई करना होता है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि हमें फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को क्लासिफाई करना होता है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम पोजीशन बेस्ड क्लासिफिकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हम लेटर्स को उनकी पोजीशन के हिसाब से क्लासिफाई करना चाहते हैं। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को क्लासिफाई करना होता है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें फर्स्ट लेटर ए और लास्ट लेटर ई मिलते हैं। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमने सही से क्लासिफाई किया है, तो हमें पता है कि हमें सही आंसर मिल गया है। फर्स्ट लेटर ए, लास्ट लेटर ई। ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने सिमेंटिक कैटेगराइजेशन फॉर्मूला यूज किया है और हमने सही से क्लासिफाई किया है। क्लासिफाई द वर्ड्स इनटू नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। रन, जंप, हैप्पी, बिग, डॉग। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें वर्ड्स को नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स में क्लासिफाई करना होता है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि हमें नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स को क्लासिफाई करना होता है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम सिमेंटिक कैटेगराइजेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हम वर्ड्स को उनकी मीनिंग्स के हिसाब से क्लासिफाई करना चाहते हैं। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स को क्लासिफाई करना होता है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें नाउन्स, डॉग, वर्ब्स, रन, जंप और एडजेक्टिव्स हैप्पी, बिग मिलते हैं। स्टेप 6,
फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमने सही से क्लासिफाई किया है तो हमें पता है कि हमें सही आंसर मिल गया है। नाउन्स, डॉग, वर्ब्स, रन, जंप, एडजेक्टिव्स, हैप्पी, बिग मिलते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने सिमेंटिक कैटेगराइजेशन फॉर्मूला यूज किया है और हमने सही से क्लासिफाई किया है। डिटेल टिप 1 इन इंग्लिश। अगर आपको लेटर्स या वर्ड्स को क्लासिफाई करना होता है तो पहले कैटेगरी को आइडेंटिफाई कीजिए। इसके बाद फॉर्मूला सिलेक्ट कीजिए और वैल्यूज पुट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कैटेगरी को सही से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो आपको सही आंसर नहीं मिल सकेगा। डिटेल टिप 2 इन इंग्लिश। अगर आपको वर्ड्स को उनकी मीनिंग्स के हिसाब से क्लासिफाई करना होता है तो पहले वर्ड की मीनिंग को समझिए। इसके बाद फॉर्मूला सिलेक्ट कीजिए और वैल्यूज पुट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वर्ड के मीनिंग को सही से नहीं समझते हैं तो आपको सही आंसर नहीं मिल सकेगा। डिटेल्ड टिप 3 इन इंग्लिश। अगर आपको लेटर्स या वर्ड्स को उनकी पोजीशन के हिसाब से क्लासिफाई करना होता है तो पहले पोजीशन को आइडेंटिफाई कीजिए। इसके बाद फॉर्मूला सिलेक्ट कीजिए और वैल्यूज पुट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पोजीशन को सही से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो आपको सही आंसर नहीं मिल सकेगा। डिटेल्ड टिप 4 इन इंग्लिश। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसके बाद फॉर्मूला सिलेक्ट कीजिए और वैल्यूज पुट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं तो आपको सही आंसर नहीं मिल सकेगा। डिटेल्ड टिप 5 इन इंग्लिश। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो पहले अपने आप को टाइम दीजिए। इसके बाद फॉर्मूला सिलेक्ट कीजिए और वैल्यूज पुट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने आप को टाइम नहीं देते हैं तो आपको सही आंसर नहीं मिल सकेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। क्लासिफाई द लेटर्स इनटू वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ए, ई, आई, ओ, यू, बी, सी, डी, एफ, जी। इसका आंसर पिल्ड कमेंट में चेक करिए। डिटेल्ड समरी पॉइंट 1 इन इंग्लिश। अगर आपको लेटर्स या वर्ड्स को उनकी पोजीशन के हिसाब से क्लासिफाई करना होता है तो पहले कैटेगरी को आइडेंटिफाई कीजिए। इसके बाद फॉर्मूला सिलेक्ट कीजिए और वैल्यूज पुट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कैटेगरी को सही से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो आपको सही आंसर नहीं मिल सकेगा। डिटेल्ड समरी पॉइंट 2 इन इंग्लिश। अगर आपको वर्ड्स को उनकी मीनिंग्स के हिसाब से क्लासिफाई करना होता है तो पहले वर्ड की मीनिंग को समझिए। इसके बाद फॉर्मूला सिलेक्ट कीजिए और वैल्यूज पुट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वर्ड की मीनिंग को सही से नहीं समझते हैं तो आपको सही आंसर नहीं मिल सकेगा। डिटेल्ड समरी पॉइंट 3 इन इंग्लिश। अगर आपको लेटर्स या वर्ड्स को उनकी पोजीशन के हिसाब से क्लासिफाई करना होता है तो पहले पोजीशन को आइडेंटिफाई कीजिए। इसके बाद फॉर्मूला सिलेक्ट कीजिए और वैल्यूज पुट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पोजीशन को सही से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो आपको सही आंसर नहीं मिल सकेगा। डिटेल्ड समरी पॉइंट 4 इन इंग्लिश। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसके बाद फॉर्मूला सिलेक्ट कीजिए और वैल्यूज पुट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को सही से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो आपको सही आंसर नहीं मिल सकेगा। डिटेल्ड समरी पॉइंट 5 इन इंग्लिश। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो पहली क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसके बाद फॉर्मूला सिलेक्ट कीजिए और वैल्यूज पुट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को सही से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो आपको सही आंसर नहीं मिल सकेगा। डिटेल्ड समरी पॉइंट 6 इन इंग्लिश। तो अब समझते हैं ये सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन्हें सही से समझ लेते हैं तो आपको सही आंसर मिल सकेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नई कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहां पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है, एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 21 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।